हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसोफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिंथम को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और बिंथम का पार्ट नंबर 3 होने वाला है ये। और इसमें हम देखेंगे बिंथम के अनुसार क्या क्या मान्यताएं हैं, बिंथम ने सुख के कितने प्रकार बताए हैं और बिंथम ने किन किन विचारों का समर्थन किया है और किन किन विचारों का विरोध किया है। इन सब चीजों के बारे में एक एक करके हमने यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिंथम के अनुसार सुख 4 साधनों के द्वारा प्राप्त किया जा सकते हैं। ठीक है, तो बिंथम ने बताया कि 4 ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से सुख प्राप्त किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू बिंथम, हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड थ्रू 4 मीन्स। ठीक है, वो 4 मीन्स, वो 4 साधन कौन कौन से हैं बिंथम के अनुसार जिसके द्वारा व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। तो बिंथम कह रहा है व्यक्ति धर्म के द्वारा सुख प्राप्त करता है, राजनीति के द्वारा, नैतिक कार्यों से और भौतिक साधनों द्वारा यानी शारीरिक स्रोत के द्वारा व्यक्ति जो है सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये बिंथम के अनुसार 4 ऐसे साधन हैं जिनसे व्यक्ति अपने सुखों को बढ़ाने का प्रयास करता है या सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है। फिर अब आगे देखते हैं कि सुख प्राप्ति के साधन, जैसे बिंथम ने सुख प्राप्ति के कितने साधन बताए थे, तो बिंथम के अनुसार सुख प्राप्ति के 4 साधन हैं। अब इन साधन के आधार पर या सुख प्राप्ति के साधन के आधार पर सुख भी इसने 4 प्रकार के बताए हैं। इसने कहा कि 4 प्रकार के सुख भी होते हैं और 4 प्रकार के साधन भी होते हैं। ये कह रहा है जो धर्म प्रदत्त, धर्म के द्वारा जो सुख मिलता है उसे धर्म प्रदत्त सुख कहते हैं, या हैप्पीनेस गिवन बाय द रिलीजन। फिर कह रहा है राजनीति द्वारा प्रदत्त सुख को ये कह रहा है हैप्पीनेस प्रोवाइडेड बाय द पॉलिटिक्स। फिर कह रहा है नैतिक सुख व्यक्ति को मिलता है, मोरल प्लेजर जिसे बोलता है ये। फिर कह रहा है व्यक्ति को भौतिक या प्राकृतिक सुख भी मिलता है जिसे फिजिकल या नेचुरल प्लेजर की बात बेंथम कहता है यहाँ पर। ठीक है, तो बेंथम के सुख के कितने प्रकार हैं? सुख के 4 प्रकार हैं और बेंथम ने बोला कि सुख प्राप्त करने के 4 साधन भी हैं। 4 साधनों के द्वारा 4 प्रकार के सुखों की प्राप्ति व्यक्ति कर सकता है। अब जो समझने वाली बात है, एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेंथम के अनुसार सुख दुख मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं। ठीक है, बेंथम कह रहा है कि सुख की मात्रा अधिक हो तो वही बढ़िया है। ठीक है, बेंथम कह रहा है कि अगर हमें पुष्पिन का खेल खेलना है, ठीक है, पुष्पिन का खेल खेल रहे हैं, अगर हमें उतना ही सुख मिल रहा है अगर जितना हम आध्यात्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेंथम कह रहा है कि अगर पुष्पिन के खेल खेलने से और आध्यात्म को पढ़ने से अगर दोनों सुख बराबर हैं तो बेंथम कह रहा है कि जिसमें ज्यादा सुख मिल रहा है उसी कार्य को हमें करना चाहिए। अगर बेंथम के अनुसार यहाँ पे समझे तो बेंथम कह रहा है पुष्पिन का खेल और आध्यात्म पढ़ना अगर दोनों से समान सुख मिल रहे हैं तो हमें जिस कार्य को करने में अच्छा लग रहा है हमें उसे कार्य करना चाहिए। तो बेंथम के अनुसार अगर एक सामान्य शब्दों में समझे तो अगर सुख की मात्रा समान है, चाहे कोई सा भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप खेल रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर उससे आपको समान सुख मिल रहा है तो आप कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आपको सुख अधिक से अधिक मिलते रहना चाहिए। अब बेंथम कह रहा है सुख मात्रात्मक होता है, तो लेकिन मिल ने कहा नहीं, सुख मात्रात्मक नहीं होता बल्कि सुख गुणात्मक होता है। ये दोनों स्टार पॉइंट बना लेना आप। बेंथम के अनुसार सुख दुख क्या होता है? मात्रात्मक होता है, जबकि स्टुअर्ट मिल कह रहा है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला कि सुख जो है गुणात्मक होता है या क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, तो बेंथम के इस सुख दुख के मात्रा का जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कर दिया? नकार दिया, विरोध कर दिया। अब यहां पर मिल कह रहा है कि मिल का एक फेमस कथन है कि मिल कहता है असंतुष्ट सुकरात से अच्छा, ठीक है, असंतुष्ट सुकरात अच्छा है, असंतुष्ट सुकरात अच्छा है किससे? संतुष्ट सुअर से, संतुष्ट सुअर या संतुष्ट मूर्ख से। ठीक है, तो मिल कह रहा है यहां पर सुख की क्वालिटी देखी जानी चाहिए, सुख के मात्रा को हम नहीं देख सकते। बेंथम के अनुसार सुख की मात्रा इंपॉर्टेंट है, जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने सुख को क्या माना है? गुणात्मक माना है। वहीं बेंथम ने सुख को मात्रा पर बल दिया है। अब बेंथम का कहना है कि सुख की मात्रा अगर बराबर है तो बराबर होने पर बच्चों का खेल पुष्पिन और काव्य का अध्ययन एक ही कोटि के हैं। ठीक है, तो बेंथम कह रहा है अगर बच्चों का खेल खेलने से उतना सुख आपको मिल रहा है या उतना ही सुख आपको एक काव्य पढ़ने से मिल रहा है तो दोनों क्या हैं? दोनों एक जैसे हैं।
लेकिन मिल ने कहा दोनों एक जैसे नहीं है। मिल के अनुसार दोनों जैसे नहीं है, क्योंकि मिल कहता है कि सुख जो है वो क्वालिटेटिव होता है, सुख गुणात्मक होता है। बेंथम के मात्रात्मक सुख का किसने विरोध किया? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के मात्रात्मक सुख का विरोध किया। अब मिल कह रहा है कि आध्यात्म पढ़ने से हमें ज्यादा अच्छा सुख मिलता है। मिल कहता है आध्यात्मिक सुख ज्यादा अच्छा होता है, भौतिक सुख क्या होता है? तुच्छ होता है। तो मिल ने भौतिक सुख को अच्छा नहीं माना, बल्कि मिल ने आध्यात्मिक सुख को अच्छा माना है। तो ये बात ध्यान रखना। और इसी संदर्भ में जॉन स्टुअर्ट मिल आगे कहता है कि असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है। यानी असंतुष्ट सुकरात क्या है? ज्ञानी व्यक्ति है ना। ज्ञानी व्यक्ति क्या है? मूर्ख होने से ज्यादा बढ़िया है। अगर ज्ञानी व्यक्ति है वो असंतुष्ट भी है तब भी अच्छा है, और संतुष्ट हो आप लेकिन मूर्ख हो तो आपके इस संतुष्ट होने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहा है। तो ये चीज आपको समझना है कि मिल ने सुखों की गुणात्मकता पर बल दिया है, जबकि वहीं पर बेंथम की बात करें तो बेंथम ने सुखों की मात्रा पर बल दिया है। बेंथम कह रहा है सुख हमें अधिक से अधिक मिलना चाहिए, चाहे वो कार्य कोई सा भी हो, चाहे बच्चों का खेल खेल कर उतना सुख मिल जाए, चाहे हमें आध्यात्म या कविता पढ़कर उतना सुख मिल जाए। दोनों सुख क्या है? बराबर है। लेकिन मिल ने कहा दोनों सुख बराबर नहीं हो सकते। मिल ने कहा कि आध्यात्मिक सुख जो होता है, आध्यात्मिक सुख श्रेष्ठ होता है, जबकि भौतिक सुख, मिल के अनुसार भौतिक सुख क्या होता है? निम्न सुख होता है, निम्नतर स्तर का होता है, लोअर लेवल का होता है। तो ये चीज आपको बेंथम और मिल के बारे में थोड़ा सा अंतर रखना है, क्योंकि यहां से नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है और बार बार चीजों को समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं। और दूसरे शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो एक तरफ मिल को रख लेते हैं, दूसरी तरफ बेंथम को रख लेते हैं। ठीक है। मिल कह रहा है सुख जो होता है वो नैतिकता पर आधारित है, सुख जो होता है वो आध्यात्मिक होता है, सुख आध्यात्मिक अच्छा होता है। ठीक है। बेंथम ने कहा सुख भौतिक भी होता है, मिल ने भी कहा सुख भौतिक होता है, लेकिन बेंथम भी क्या करता है? बेंथम भी कह रहा है सुख भौतिक भी है और सुख आध्यात्मिक है। ठीक है। तो बेंथम कह रहा है भौतिक और आध्यात्मिक सुख में हमें अंतर नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों में से जो सुख हमें ज्यादा, अगर हमें आध्यात्म पढ़कर या हमें कविता पढ़ करके उतना ही सुख मिल रहा है जितना सुख हमें खेल खेल कर मिल रहा है बच्चों का, तो दोनों सुख क्या है? दोनों सुख इक्वल हैं, दोनों सुख बराबर हैं। तो ये बेंथम कह रहा है। यानी कि बेंथम का सुख कैसा है? मात्रात्मक है। बेंथम सुखों की मात्रा पर बल दे रहा है, जबकि मिल जो है सुखों की गुणात्मकता पर बल दे रहा है। मिल कहता है कि जो आध्यात्मिक सुख होता है वो श्रेष्ठ होता है, वो नैतिक और श्रेष्ठ होता है, जबकि मिल ने भौतिक सुख को क्या माना है? निम्न दर्जे का माना है, निम्न दर्जे का माना है। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि मिल और बेंथम में सुख दुख में जो अंतर किया है वो आपको, एक तरफ आपको मिल के सुख जो है वो गुणात्मक देखने को मिलेंगे, दूसरी तरफ बेंथम के सुख जो है वो मात्रात्मक देखने को मिलेंगे। यानी मिल ने गुणों पर बल दिया है और बेंथम ने सुखों की मात्रा पर बल दिया है। तो इस तरीके से भी आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं और एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम हैप्पीनेस एंड सोरो आर द क्वालिटेटिव नॉट, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द बेंथम हैप्पीनेस एंड सोरो आर क्वांटिटेटिव एंड नॉट क्वालिटेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। while जॉन स्टुअर्ट मिल हैज कंसीडर्ड हैप्पीनेस टू बी क्वालिटेटिव, जबकि वहीं पर जॉन स्टुअर्ट मिल क्या बोलता है? कह रहा है कि हैप्पीनेस जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, नॉट क्वांटिटेटिव। बेंथम सेज दैट इफ द क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल, चिल्ड्रंस गेम लाइक अ पुशपिन एंड द स्टडी ऑफ पोएट्री आर ऑफ द सेम कैटेगरी। ठीक है। तो यहां पर बेंथम ने बोला कि चाहे अगर आपको हैप्पीनेस जो है इक्वल मिल रही है, चाहे वो आप बच्चों का गेम खेल करके, चाहे आप कोई पोयम पढ़ के, अगर दोनों को पढ़ने से या दोनों को खेलने से आपको इक्वल सुख मिल रहा है, इक्वल प्लेजर मिल रहा है, तो दोनों क्या है? दोनों का महत्व समान है। लेकिन वहीं पर जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहा है कि अ डिससैटिस्फाइड सोक्रेटिस इज बेटर देन द सेटिस्फाइड फूल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिल ने बोला कि
असंतुष्ट सुकरात है, अगर डिससेटिस्फाइड सोक्रेटिस है, तो वो बेहतर है एक सेटिस्फाइड फूल से, एक सेटिस्फाइड मूर्ख से बेहतर है एक डिससेटिस्फाइड सोक्रेटिस। तो ये चीज आपको थोड़ा सा कंक्लूजन के वे में अपने आप को एक इंटरकनेक्टेड और आपको एक डिवीजन करके सीखना पड़ेगा चीजों को। अब देखिए बेंथम ने सुख दुख को दो भागों में बांटा है। बेंथम ने कहा एक होता है सरल सुख या सामान्य सुख जिसे कॉमन या सिंपल प्लेजर कहा जाता है, दूसरा होता है सरल या सामान्य दुख जिसको कॉमन या सिंपल ग्रीफ या सौरो आप कह सकते हैं। फिर बेंथम ने बताया कि सुख जो होते हैं सरल सुख 14 प्रकार के होते हैं, 14 टाइप्स के होते हैं, और जो सामान्य दुख होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 12 टाइप्स के होते हैं। बस आपको इनके नाम याद नहीं रखने क्योंकि नाम आप याद नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए आपको बस इतना 12 और 14 याद रखने हैं, ठीक है। फिर बेंथम के अनुसार सुख और दुख को मापा जा सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अतः उपयोगितावाद को परिणामवाद भी कहा जाता है, क्योंकि बेंथम कह रहा है कि उपयोगितावाद में हर चीज का एक परिणाम होता है। परिणाम कैसा, अगर कोई भी वस्तु परिणाम अच्छा दे रही है, अच्छे परिणाम का मतलब है कि कोई भी वस्तु का रिजल्ट अगर सकारात्मक आ रहा है, फिर यहाँ पर सकारात्मक का मतलब है कि किसी भी वस्तु का परिणाम जो है व्यक्ति के सुखों में वृद्धि कर रहा है, तब तो वह वस्तु अच्छी है। और कोई भी वस्तु ऐसी है जो व्यक्ति के सुखों को नहीं बढ़ा पाती, तो वह वस्तु क्या है, बेकार है। तो बेंथम के बारे में ये भी चीज आपको जाननी है थोड़ी सी। अब बेंथम ने सुख के 14 प्रकार बताए हैं, 14 टाइप्स ऑफ अ नॉर्मल हैप्पीनेस, जो कि आपको याद नहीं करना, बस एज इट इज आपको देखना है। अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, इतना आपको माथापच्ची नहीं करना। एग्जाम में नहीं पूछता, बहुत पूछेगा कि सुख कितने प्रकार होते हैं, तो सुखों के 14 और दुख के 12 प्रकार, ठीक है। 12 टाइप्स के सौरो होते हैं और हैप्पीनेस जो है वो 14 टाइप्स के बेंथम ने बताया। तो इस स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। फिर आगे फिर बेंथम कह रहा है सामान्य दुख जो होता है वो 12 प्रकार के होता है। तो यहाँ पर मैंने चार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया है, इस चार्ट में आप एक एक चीजों को स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। अब जो काम की चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि सुख दुख की गणना, यानी सुखवादी मापक यंत्र की बात करता है। बेंथम कहता है सुख और दुख की गणना की जा सकती है। वो इस संदर्भ में सुख और दुख की गणना करता है कि जो सुख व्यक्ति के अधिकतम कल्याण की बात करता है, जो वस्तुएं जो चीजें व्यक्ति के सुखों में बढ़ाती हैं वो अच्छी हैं, और जो चीजें व्यक्ति के सुखों को वृद्धि नहीं कर पाती है, जो चीजें व्यक्ति के सुखों को नहीं बढ़ा पाती, वो चीजें निरर्थक है या बेकार है। तो इस तरीके से बेंथम अपने सुखों दुखों का कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेटिंग हैप्पीनेस एंड सैडनेस, हेडोनिस्टिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखो बेंथम क्या कह रहा है, बेंथम ने सुख दुख की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक सुखवादी मापक यंत्र बताया, जिसको क्या बोला गया है, फेलिसिफिक कैलकुलस या हेडोमेनिक कैलकुलस, इसको दो नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो कभी फेलिसिफिक कैलकुलस आ जाए तो भी, और हेडोनिक कैलकुलस आ जाए तो भी, दोनों का मतलब एक ही है। यानी बेंथम ने बताया यह क्या है, एक तरीके से मशीन है जो सुख और दुख को मापती है, ठीक है। तो बेंथम ने सुख मापने का एक मानचित्र भी दिया है जिसको स्प्रिंग ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शब्दावली पूछ लेता है कि स्प्रिंग ऑफ एक्शन का संबंध किससे है, तो बेंथम से आप इसको जोड़ दीजिएगा, क्योंकि बेंथम ने सुख दुख मापने के लिए एक टिपिकल मानचित्र बनाया है जिसको समझना, ये मैं इसकी पिक्चर ढूंढने की कोशिश कर रहा था नेट पे, लेकिन मुझे इसकी एग्जैक्ट पिक्चर या क्लियर पिक्चर नहीं मिली, इसलिए मैं वहां पे आपको दिखाने में थोड़ा सा असमर्थ हो पाया हूं, ठीक है। तो ये शब्द याद रखना कि बेंथम ने सुख मापने के लिए एक मानचित्र दिया जिसका नाम क्या है, स्प्रिंग ऑफ एक्शन, बेंथम ने इसको बोला है, ठीक है। अब यहां पर आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, अच्छे समझना चाहिए आपको ये पॉइंट्स को, और अपने नोट्स में भी इन सारे पॉइंट्स को ऐड करना चाहिए। बेंथम हैज रिप्रेजेंटेड अ हेडोनिस्टिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको इस कहता है फेलिसिफिक कैलकुलस, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड माइजरी। फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेडोनिक कैलकुलस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के टर्म क्या हैं, एक ही है। बेंथम हैज गिवन द मैप फॉर मेजरिंग हैप्पीनेस विच इज कॉल्ड
स्प्रिंग ऑफ एक्शन। स्प्रिंग ऑफ एक्शन आपको याद होना चाहिए, आपकी डायरी में, आपके नोट्स में ये चीजें ऐड होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ ले स्प्रिंग ऑफ एक्शन का संबंध किससे है, या स्प्रिंग ऑफ एक्शन का क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दे देगा ABCD करके, तो आपको उसमें समझना है कि स्प्रिंग ऑफ एक्शन जो है ये सुख को मापने के लिए या मेजरिंग ऑफ हैप्पीनेस के लिए है, मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस के लिए है। ठीक है, अब बेंथम के अनुसार सुख मापने का आधार क्या है, तो बेंथम ने सुख मापने के 7 आधार बताए हैं। कितने आधार बताए हैं? 7। बेंथम कह रहा है तीव्रता है, समयावधि है, निश्चितता है, समय की निकटता अथवा दूरी है, जनन शक्ति है, विशुद्धता है और विस्तार है। अब देखो बेंथम कह रहा है सुख मापने के लिए हमें इन 7 चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी बेंथम कह रहा है कि सुख कितना तीव्र है, सुख कितना तीव्र है ये मापा जा सकता है। सुख की समयावधि क्या है, सुख कितने लंबे समय तक रहेगा व्यक्ति के पास, यह भी महत्वपूर्ण है। फिर बेंथम कह रहा है सुख की निश्चितता क्या है, उसकी सर्टेनिटी क्या है कि वो व्यक्ति को मिलेगा ही और व्यक्ति के सुखों में वृद्धि होगी। फिर बेंथम कह रहा है कि समय की निकटता अथवा दूरी कैसे सुख को आगे बढ़ा सकती है, सुख कैसे समय की निकटता और दूरी से सुखों को मापा जा सकता है। ठीक है, यानी कि सुख व्यक्ति के कितने निकट है अथवा व्यक्ति से कितना दूर है, यह भी निर्भर करता है सुख मापने के एक साधन पर। बेंथम आगे फिर कहता है कि अगर सुख जो है निकट है व्यक्ति के पास तब तो अच्छा है, अगर सुख बहुत दूर है तब वे बेकार है वो। फिर सुख में कितनी प्रजनन क्षमता है, कितनी जनन क्षमता है, या कितनी उसके अंदर फर्टिलिटी है। यानी बेंथम कह रहा है कि जो व्यक्ति सुख प्राप्त कर रहा है उस सुख के माध्यम से वह और किन चीजों का उत्पादन कर सकता है, उसके जीवन में उस सुख से और क्या परिवर्तन आ सकता है। फिर सुख में कितनी प्योरिटी है, सुख कितना विशुद्ध है, ये बात भी बेंथम बताने का प्रयास कर रहा है कि सुख में कोई मिलावट तो नहीं है, सुख विशुद्ध होना चाहिए। फिर आगे कह रहा है सुख का विस्तार कितना है, कितने लंबे समय तक या कितने लंबी अवधि तक यह व्यक्ति के पास रुक सकता है, इसका एक्सपेंशन क्या है। तो ये सारे मानदंड जो है बेंथम ने सुख को मापने के आधार बताए हैं। ये आपको 7 याद होना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। ठीक है, इसको आप स्टार बना के याद कर लें, कोई बड़ा चार्ट नहीं है ना। 7 है, इंटेंसिटी है, टाइमलाइन है, सर्टेनिटी है, प्रॉक्सिमिटी है और फर्टिलिटी है, प्योरिटी है और एक्सपेंशन है। तो ये 7 हैं, 7 आप याद रख लें, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको याद करना है, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। अब देखिए, अब इन 7 में से जो 6 हैं, यानी ऊपर से ये 6, ठीक है। अब देखो बेंथम इन 6 के बारे में क्या कह रहा है कि प्रथम 6 आधार व्यक्तिगत सुख के मापदंड हैं, जबकि 7वां जो है समूह के सुख दुख का, यह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का मापदंड है। यानी बेंथम बता रहा है कि ये 6 जो हैं, ठीक है, ये ऊपर के 6 जो हैं ये व्यक्तियों के व्यक्तिगत सुख के लिए हैं, जबकि एक्सपेंशन जो है वो विस्तार जो है ये पूरे समुदाय के लिए है, पूरी कम्युनिटी के लिए है। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना है। बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य क्या है होता है, अधिकतम व्यक्तियों का बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य है अधिकतम सुख प्राप्त करना। ठीक है, बेंथम कह रहा है हर व्यक्ति जो है सुख को प्राप्त करना चाहता है। बेंथम ऐसा बोलता क्यों है, क्योंकि आपको समझना है कि बेंथम एक व्यक्तिवादी विचारक भी है। बेंथम ही नहीं, जितने भी उपयोगितावादी विचारक हैं उनके चिंतन के केंद्र में कौन बैठा हुआ है, व्यक्ति बैठा हुआ है। तो वो व्यक्ति को ध्यान में रख के सारे नियम कानून बनाएगा। यानी उपयोगितावादियों ने व्यक्ति के सुखों को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के पैमाने बताए हैं। बेंथम ने राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख माना है। बेंथम कह रहा है कि राज्य का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य, कि लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करे, लोगों को अधिक से अधिक सुख प्रदान करे, तभी जो है राज्य क्या है, उपयोगी है, या तभी जो है राज्य की क्या है, उपयोगिता है। ठीक है, राज्य की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य जो है व्यक्तियों के सुखों में कितनी वृद्धि कर सकता है, और राज्य की अनुपयोगिता इस बात को भी सिद्ध करती है कि राज्य जो है व्यक्तियों के दुखों या व्यक्तियों के सुखों में कितना वृद्धि या कमी कर सकता है। तो दोनों चीजें आपको समझनी है। ठीक है, बेंथम कह रहा है कि अगर राज्य व्यक्ति के सुखों में बढ़ा देता है, व्यक्ति के सुखों में वृद्धि करता है, तब तो राज्य उपयोगी है। अगर राज्य व्यक्ति के सुखों में वृद्धि नहीं कर पा रहा है तो राज्य अनुपयोगी है, बेकार है राज्य। ठीक है, द फर्स्ट 6 बेसिस ऑफ
basis are the criteria of individual happiness and misery, while the seventh is the creation of a group happiness and misery, maximum happiness of the maximum number of the people. According to Bentham, the objective of every person is to achieve maximum happiness. Most important है, बेंथम कह रहा है कि हर पर्सन का यही मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मैक्सिमम क्या करे, हैप्पीनेस को अचीव करे. बेंथम आगे कहता भी है, बेंथम हैज कंसीडर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट टू बी द मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर. क्योंकि देखो बेंथम यहां पर बताना चाह रहा है कि राज्य जो है, ठीक है, राज्य का या स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेट का ऑब्जेक्टिव यही है कि वह मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर को बढ़ाए आगे, ठीक है, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल. तो जब राज्य जो है, स्टेट जो है, मैक्सिमम हैप्पीनेस को बढ़ाने लगेगा तब तो वह उपयोगी है, तब तो उसकी यूटिलिटी है. अगर स्टेट जो है मैक्सिमम हैप्पीनेस नहीं बढ़ा पाता लोगों का, तब तो वह क्या है, अनुपयोगी है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तब वह राज्य क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा. इतनी चीजें क्लियर हो रही तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं. अब मैं कोशिश करूंगा कि लाइव सेशन या लाइव क्लास लूंगा, क्योंकि टाइम एक रखूंगा रात के 9 बजे, 8 बजे या फिर मॉर्निंग में, इवनिंग में, जो भी टाइम मुझे लगेगा कि हाँ मैं इस टाइम पे अवेलेबल रह सकता हूँ पर डे, है ना. और कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम में लाइव सेशन रखूं. और मॉर्निंग में हो सकता है, अगर अभी तो मैं सीख रहा हूँ थोड़ा सा, अभी मोबाइल से मैं एक दिन लाइव आया हूँ जिसमें मेरी 20 से 25 मिनट के आसपास कुछ ऐसी डिस्कशन हुआ था आप लोगों से. देन अभी मैं पीसी पर लाइव आने की सोच देख रहा हूँ कि कैसे ओबीएस में, ओबीएस सॉफ्टवेयर से कैसे हम लाइव जा सकते हैं. तो मैं इसको एक दो दिन में ट्राई करके जैसे भी हो जाएगा फिर मैं पीपीटी बना के डायरेक्टली आपको वहां से पढ़ाता जाऊंगा, जिससे आप लाइव कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी चीजें होंगी आपके वहां से आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए आप लोग परेशान न रहें और चीजों को आप अभी पढ़ते रहें जब तक लाइव नहीं आ पा रहे हैं. और लाइव आना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि लाइव आने से आप लोगों की कनेक्टिविटी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है और आपके क्वेश्चन आंसर जो है डायरेक्टली आप पुट वहां से हो सकते हैं. फिर बेंथम आगे कहता है कि राज्य के वही कार्य उपयोगी हैं जो अधिकतम व्यक्तियों को सुख पहुंचाते हैं. ठीक है, बेंथम कह रहा है राज्य का वही कार्य अच्छा है, उपयोगी है, जो अधिकतम लोगों के सुख को पहुंचाता है. यानी राज्य, बेंथम कह रहा है कि अगर राज्य में 100 लोग रह रहे हैं तो राज्य अगर कोई कार्य करता है, कोई कानून बनाता है, तो इस कानून से इस राज्य में जो 100 लोग रह रहे हैं, इससे अगर 80 लोगों का भला हो रहा है तब यह राज्य उपयोगी है. अगर इससे 80 लोगों का भला नहीं हो रहा है तब तो यह राज्य क्या है, बेकार है, अनुपयोगी है. ठीक है, तो बेंथम के कहने का मतलब है कि राज्य वही उपयोगी है जो अधिकतम सुखों को बढ़ा सके व्यक्तियों के. अब देखिए, अब विधायिका की बात कर रहा है बेंथम, कह रहा है विधायिका को कानून बनाते समय भी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का ध्यान रखना चाहिए. बेंथम कह रहा है कि कानून ऐसा बनाओ जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो, तभी तो आपका कानून उपयोगी होगा. अगर आपने ऐसा कानून बना दिया जिससे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों में वृद्धि की बात छोड़ो, व्यक्तियों को अधिक से अधिक क्या मिलना शुरू हो जाए, दुख मिलना शुरू हो जाए, तब तो आपका कानून क्या है, बेकार हो जाएगा. तो बेंथम ने कानून विधायक नहीं, बल्कि बेंथम ने कहा इस धरती पर जो भी चीज बनी है वो सब क्या है, वो सब एक साधन है. और व्यक्ति का सुख क्या है, व्यक्ति और उसका सुख साध्य है. क्योंकि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने किया है, राज्य का निर्माण जो है सुख को बढ़ाने के लिए हुआ है. अगर यही राज्य सुख को बढ़ा नहीं पाएगा तो इस राज्य का क्या काम. तो बेंथम ने कहा इस धरती पर जो भी चीजें हैं उन सब का एकमात्र उद्देश्य है कि व्यक्तियों के अधिकतम सुख को बढ़ाना है. अगर वे वस्तुएं या वे पदार्थ व्यक्तियों के भौतिक सुखों या व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि नहीं कर पा रहे तो वो यूजलेस हैं, बेकार हैं. Only those functions of the state are useful which brings happiness to maximum number of the people. The legislature should keep the mind in the maximum happiness of the maximum number of the people while making law. तो बेंथम कह रहा है कि लेजिस्लेचर को मेकिंग लॉ के टाइम, जब कोई लेजिस्लेचर है वो लॉ को बना रहा है, तो उसको ये देखना चाहिए, उसको ये ध्यान रखना चाहिए अपने माइंड में कि वो जो लॉ बना रहा है उससे मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, वो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल को. ठीक है, तो ये चीज आपको बेंथम के बारे में सीखना है. अब बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना भी की जाती है. क्यों की जाती है, कौन कौन करता है, एक एक करके यहाँ पर देखने का
प्रयास करते हैं। बेंथम के अनुसार मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार को सुख दुख निर्धारित करते हैं, जो कि सही नहीं। अब बताओ, बेंथम कह रहा है कि मनुष्य के जीवन में केवल दो ही चीज होती है क्या? मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार को केवल सुख और दुख ही निर्धारित करते हैं। तो ये चीज क्या है? बेंथम ने दो ही चीज बताया कि मनुष्य के जीवन के दो स्वामी हैं, एक है सुख, दूसरा है दुख। सुख को व्यक्ति बढ़ाना चाह रहा है, दुख से बचना चाह रहा है। तो बेंथम ने केवल जीवन के दो ही उद्देश्य बताए, सुखों को बढ़ाना और दुखों को कम करना। क्या व्यक्ति के जीवन का यही उद्देश्य होता है? ठीक है, क्या व्यक्ति के जीवन में परोपकार, दया की भावना या अन्य चीजें नहीं होती? अब देखिए, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का पता लगाना क्या है, बहुत कठिन हो जाता है कि कितने लोग इस कानून से सुखी हैं, कितने लोग इस कानून से दुखी हैं। तो इस तरीके से भी आलोचना इसकी की जाती है। सुख जो है भौतिक न होकर मानसिक होता है। बेंथम ने सुख को कैसा माना है? बेंथम के अनुसार सुख जो है वो भौतिक होता है, लेकिन सुख भौतिक नहीं होता वास्तविक रूप में। सुख क्या होता है? सुख आध्यात्मिक अच्छा होता है, जबकि बेंथम ने सुख को क्या माना है? भौतिक। सुखों के गुणात्मक भेद की बेंथम ने उपेक्षा की है, जबकि सुखों में क्वालिटी भी होती है। एक हाई लेवल का प्लेजर होता है, दूसरा लोएस्ट लेवल का होता है। एक उच्च क्वालिटी का सुख होता है, दूसरी निम्न गुणवत्ता वाला सुख होता है। तो बेंथम कह रहा है कि बेंथम ने किसी भी टाइप्स का कोई डिस्क्रिमिनेशन यहां पर नहीं किया। बेंथम ने कहा कि हमें सुख मिलना चाहिए, चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे हम सो करके सुख लें, चाहे हम किताब पढ़ के सुख लें, चाहे वो कविता पढ़ के सुख ले। अगर हमें अलग अलग काम करने पर भी सेम सुख मिल रहे हैं तो हमारी मर्जी, हम कोई सा भी काम कर लें, बस हमें सुख समान मात्रा में या अधिक से अधिक मिलना चाहिए। लेकिन गुणात्मक सुखों की बात कौन करता है? J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, तो यहां से भी चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं और यहां से भी एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे, सर आप सारी चीजें बता रहे हैं, अगर इसमें से बेंथम नहीं पूछेगा तो बेंथम पूछेगा कहां से? आप मुझे क्वेश्चन करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि बेंथम के ऊपर क्वेश्चन पूछा कहां से गया है। अगर इस पीपीटी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो कुछ भी ऐसा इसके बाहर नहीं बचता कि बेंथम से क्वेश्चन कहीं से पूछे, है ना। वो एक्सेप्शन है कि चलो भाई बहुत सारी बुक्स हैं, वहां से क्वेश्चन उठा ले, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है, 90% चांसेस यही है कि यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछेगा। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस पढ़ाने का मतलब फिर क्या निकला अगर इसके अंदर से ना पूछे क्वेश्चन तो। ठीक है, चलिए, जो चीजें इसमें नहीं आएंगी, ऐड नहीं हो पाएंगी, जो चीजें छूट जाएंगी, उसको हम कहां से कर लेंगे? उसको हम जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, बेंथम के ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएंगे, तब हम वो सारी चीजें कवर कर लेंगे जो इसमें इस पीपीटी में 10%, 5% या 1-2% छूट गई हैं, वो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कवर करेंगे। तो आपका सिलेबस जो है पूरा कंप्लीटली आपकी पकड़ बन जाएगी बेंथम के ऊपर। बस जो मैं बता रहा हूं उसको आप समझते चलेंगे तो आपके अंदर बदलाव आ रहा होगा, आपको जरूर महसूस होगा ये चीज। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू बेंथम, हैप्पीनेस एंड माइजरी डिटरमाइन द एंटायर बिहेवियर ऑफ द मैन, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो बेंथम ने कहा कि हैप्पीनेस और सॉरोनेस या हैप्पीनेस और माइजरी, यही दो चीज होती हैं मनुष्य के व्यवहार के लिए या इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए। तो क्या ये सही है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे ह्यूमन नेचर का डिटर्मिनेशन क्या आता है, ये ह्यूमन बिहेवियर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दैट द मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल। तो यह भी बहुत मुश्किल बात है कि हम कैसे पता करें कि कितने व्यक्ति सुखी हैं, कितने व्यक्ति दुखी हैं। क्या यह पता लगाना आज के समाज में संभव है? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हैप्पीनेस इज नॉट अ फिजिकल बट मेंटल। ठीक है, तो बेंथम की आलोचना सुख की इसलिए की जाती है क्योंकि जो हैप्पीनेस होता है वो फिजिकल ही नहीं होता बल्कि मेंटल भी हैप्पीनेस होता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। द क्वालिटेटिव डिफरेंस इन हैप्पीनेस हैज बीन इग्नोर्ड। बेंथम ने क्वालिटेटिव डिफरेंस को क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है। बेंथम के प्लेजर में, बेंथम के हैप्पीनेस में क्वालिटी आपको नहीं दिखेगी, बल्कि बेंथम के हैप्पीनेस में आपको क्वांटिटी दिखेगी। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर इसकी आलोचना आगे क्यों कैसे की जाती है? सुखों को मापा नहीं जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है। क्या आप सुखी हैं? कितने केजी सुखी हैं बता सकते हैं? कितने ग्राम में आपको सुख मिल रहा है ये बता सकते हैं? तो ये भी गलत बात है। जो बेंथम ने फेलिसिफिक कैलकुलेशन की बात की, जो सुखवादी गणना की बात की, वो भी क्या है? गलत है, क्योंकि हम सुखों को माप नहीं सकते हैं कि व्यक्ति को कितना किलो सुख मिला है, कितना नहीं मिला है ना, ये चीज मापी नहीं आ सकती। फिर व्यक्ति और समाज की उपयोगिता के बीच सामंजस्य का अभाव दिखता है। व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बल दिया है, समाज के ऊपर
कम बल दिया है। समाज को साधन माना है और व्यक्ति को साध्य माना है बेंथम ने, इसलिए भी बेंथम की उपयोगितावाद की आलोचना मिलती है देखने को आपको आगे। फिर मौलिकता का अभाव है बेंथम के विचारों में, क्योंकि इन्होंने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का विचार जो है इनका खुद का नहीं है, ये दूसरे से इन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो इनके विचार क्या हैं, ये सवाल उठता है ना। इन्होंने तो कोई विचार ही नहीं दिया वास्तव में फिर तो, क्योंकि सारे विचार इन्होंने दूसरे से उठा करके दिए हैं। तो ऐसे में इनकी विचारों में मौलिकता का अभाव दिखाई देता है। तो ये क्या है, बेंथम की आलोचनाएं हैं। कुछ भी हो, लेकिन बेंथम ने व्यक्ति के सुखों को प्राथमिकता दी है, व्यक्ति के विचारों को श्रेष्ठ मान्यता दी है, व्यक्ति को साध्य माना है और अन्य चीजों को साधन माना है, जो कि उदारवादियों का मेन लक्षण है। तो ये चीजें आप इग्नोर नहीं कर सकते। हैप्पीनेस कैन नॉट बी मेजर्ड, बिल्कुल सही है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द यूटिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो बेंथम के विचारों में आपको कोऑर्डिनेशन का लैक देखने को मिलेगा, खास करके इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के बीच में। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी एज दे हैव बीन टेकन द मैक्सिमल हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द हचिसन। तो ये इन्होंने क्या किया है, हचिसन से ये सारे आइडियाज उन्हें उठा रखे हैं और इनकी खुद की कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है। मेन चीज तो ये है, बेंथम की आलोचना इसलिए भी की जाती है। तो ये सारी क्या है, उसकी आलोचनाएं हैं। आलोचना को भी आप ध्यान में रखेंगे, आलोचना को भी सीखेंगे। जैसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट आलोचना है कि जॉन रॉल्स ने इसकी खास करके आलोचना की है। रॉल्स ने बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को नकार दिया, क्योंकि बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की है, जबकि रॉल्स ने कहा कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से बेहतर है कि सभी व्यक्तियों का सुख होना चाहिए। अब बताओ, बेंथम कह रहा है 100 लोग हैं समाज में, अगर मान लो तो इसमें से 80 लोग सुखी हो जाएं और 20 लोगों को दुख भी मिले तो भी समाज अच्छा है, तो भी समाज उपयोगी है। लेकिन वहीं पर जॉन रॉल्स कहता है कि 20 लोग जो दुखी हैं इनको दुखी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि समाज में जो 100 लोग हैं, इन 100 लोगों को क्या मिलना चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, बराबर का सुख मिलना चाहिए। इसीलिए बेंथम ने कहा कि इसीलिए जॉन रॉल्स ने कहा कि समाज की कोई भी कमजोर, समाज की, देखो समाज क्या होती है, एक चैन रूपी जंजीर के रूप में बना होता है। ऐसे रॉल्स कह रहा है कि समाज क्या होती है, एक जंजीर की तरह होती है। और रॉल्स कहता है कि कोई भी जंजीर की कड़ी जो है अपनी कमजोर कड़ी से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। अगर आपको समाज में न्याय की स्थापना करनी है तो न्याय का मतलब क्या है कि सबका साथ सबका विकास। अगर मान लो कि आपको इस रास्ते से चल के यहां तक पहुंचना है, ठीक है, जैसे आप यहां से चले हैं और आपको ऊपर जाना है, तो आपको एक एक सीढ़ी पार करनी पड़ेगी। अब मान लो अगर बीच से 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी को हटा दें तो आप कैसे जाएंगे, यहां पर पार करके नहीं जा पाएंगे। तो बेंथम कह रहा है कि समाज में अगर हमें आगे बढ़ना है, समाज के उद्देश्यों को पूरा करना है, तो हमें सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेंथम नहीं बल्कि रॉल्स कहता है कि हमें अगर सबका, समाज का अगर कल्याण करना है तो हमें सबका साथ और सबका विकास लेकर के चलना पड़ेगा। तो रॉल्स ने बेंथम के उपयोगितावाद में सभी व्यक्तियों के बजाय अधिकतम व्यक्तियों के हितों की जो बल दिया गया है उसकी आलोचना कर रहा है, क्योंकि रॉल्स कहता है कि बेंथम के उपयोगितावाद में सभी व्यक्तियों के हितों की बजाय अधिकतम व्यक्तियों के हितों पर बल दिया गया है। इसीलिए रॉल्स ने बेंथम के उपयोगितावाद को नकार दिया। अब यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं। हो सकता है कि मैंने गलती से कहीं बेंथम की जगह रॉल्स बोल दिया हो, तो आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल के तो थोड़ा समझ लीजिए कि बेंथम कह रहा है कि ये क्या है, अगर ये 100 लोगों का समाज है, यहाँ पर 100 में से अगर 80 लोगों का हित हो जा रहा है, 80 लोग अगर सुखी हैं इस समाज में, तो ये समाज क्या है, अच्छा है। लेकिन वहीं पर 100 लोगों का अगर समाज है तो रॉल्स कह रहा है कि 80 नहीं बल्कि 100 के 100 लोगों को सुखों को बढ़ाना चाहिए, ये 100 के 100 लोगों को का कल्याण करना चाहिए हमें, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। फिर बेंथम की आलोचना रॉल्स ने इसी आधार पर तो की है, क्योंकि बेंथम ने क्या बोला, बेंथम ने बोला अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो जाए तो अच्छा है समाज, चाहे उससे 20 लोगों का भला ना भी हो तो भी अच्छा है। अब बताओ, समाज में अगर आपको समानता लानी है तो आपको बेंथम के विचार अच्छे प्रतीत हो रहे हैं या रॉल्स के विचार? रॉल्स के विचार समाज में समानता की बात करते हैं, वहीं पर बेंथम के विचार कह रहे हैं कि समाज में अगर 80 लोगों का भला हो जाए 20 का ना भी हो
तो भी समाज क्या है, अच्छा है। तो इस तरीके से रॉल्स का विचार ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है, रॉल्स का विचार ज्यादा व्यवहारिक है बजाय बेंथम के, इसीलिए रॉल्स ने बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना कर दी। और इस संदर्भ में रॉल्स आगे कहता भी है कि समाज एक जंजीर की तरह बनी होती है। ठीक है, रॉल्स कह रहा है समाज एक क्या होती है, जंजीर की तरह बनी होती है। तो जंजीर की तरह जब समाज है, अगर मान लीजिए, तो जंजीर में अगर कोई भी कड़ी कमजोर पड़ गई तो क्या जंजीर का महत्व रह जाएगा, क्या उस समाज का महत्व रह जाएगा, तो बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर एक भी कड़ी टूट गई तो वो जंजीर क्या होगी, बिखर जाएगी पूरी तरीके से, वो जंजीर टूट जाएगी, वो समाज टूट जाएगा। इसीलिए रॉल्स ने कहा कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के बजाय, है ना, सभी व्यक्तियों का कल्याण होना चाहिए, सभी व्यक्तियों का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, तो रॉल्स कह रहा है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को हमें नहीं अपनाना है, बल्कि सभी व्यक्तियों के सुखों को हमें आगे बढ़ाना है। इसी संदर्भ में रॉल्स आगे भी कहता है कि जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो समाज में पिछड़े हैं, जो समाज में गरीब हैं, उनका कल्याण कैसे किया जाए, तो बेंथम कहता है इसके लिए एक सिद्धांत आता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ये वाला क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, है ना। तो बेंथम इस क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के माध्यम से कहता है कि जो समाज में अमीर वर्ग के लोग हैं, इन अमीरों पर टैक्स लगाया जाएगा और इस टैक्स से जो इनकम होगी उससे इन गरीबों का कल्याण किया जाएगा। यही क्या है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। अब देखो बेंथम ने कहा कि नहीं नहीं, टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि अगर इन 20 गरीबों का भला नहीं हो रहा है तो भी क्या है, समाज अच्छा है, बाकी 80 लोगों का तो भला हो रहा है। तो रॉल्स ने कहा नहीं नहीं, जो 80 लोगों का, मान लीजिए अगर समाज में 80 अमीर हैं तो इन अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और इन गरीबों का उस टैक्स से कल्याण किया जाएगा। इसी को रॉल्स ने बोला प्रगतिशील करारोपण, प्रगतिशील करारोपण। ठीक है, तो बेंथम को हम अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको बस इतना समझना है कि बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को रॉल्स ने नकार दिया। क्यों नकार दिया, क्योंकि बेंथम जो है समाज में सभी को एक साथ लेकर चलने की बात नहीं कर रहा, जबकि रॉल्स की जो विचारधारा है उसमें समाज में समानता की बात करता है। रॉल्स कहता है जो पिछड़े स्थिति में हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो समाज में पिछड़े वर्ग तबके के लोग हैं, उनका भी कल्याण हमें करना पड़ेगा। उनके कल्याण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो समाज में अगड़े लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, उस टैक्स से उन गरीबों की क्षतिपूर्ति की जाएगी। यही रॉल्स का सिद्धांत है। ठीक है, तो रॉल्स ने क्या किया है, बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना कर दी है। किस आधार पर की है, तो यहां पर ये मेंशन मैंने कर दिया है। ठीक है, इतनी चीजें उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा आपको। John Rawls rejected Bentham's theory of utilitarianism because, according to Rawls, Bentham's utilitarianism emphasizes the interest of maximum individuals rather than the interest of all individuals। तो इस तरीके से जो है, इस बिहाफ पर भी रॉल्स ने बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना कर दी। रॉल्स ने बेंथम के न्याय सिद्धांत को नकार दिया। ये सारी चीजें आपको एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं बेंथम के राजनीतिक विचारों को। अब यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा आता है। अब देखो, बेंथम के राजनीतिक विचार को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला बेंथम का निषेधात्मक राजनीतिक विचार, दूसरा बेंथम का विधेयात्मक राजनीतिक विचार, यानी प्रेडिकेटिव पॉलिटिकल व्यूज एंड प्रोहिबिशनिस्ट पॉलिटिकल व्यूज। ठीक है, अब देखिए, निषेधात्मक विचार बेंथम का वह विचार है जिस विचार को बेंथम ने नकार दिया है, यानी वे कुछ ऐसे आइडियाज थे जिनको बेंथम ने मानने से इनकार कर दिया या उनको बेंथम ने नकार दिया। और ये विचार जो विधेयात्मक विचार हैं, ये बेंथम के वे विचार हैं जिनको बेंथम ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, और ये निषेधात्मक विचार वे विचार हैं जिनको बेंथम ने नकार दिया है। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें उन विचारों को शामिल करते हैं निषेधात्मक विचारों में जिसमें पूर्ववर्ती राजनीतिक धारणाओं का क्या किया गया है, खंडन किया गया है। जो बेंथम से पहले राजनीतिक विचार दिए गए थे, उन विचारों को बेंथम ने नकार दिया है। उनको क्या बोला गया है, निषेधात्मक राजनीतिक विचार भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझते हुए चलेंगे। चलिए, अब देखिए कौन कौन से विचारों को बेंथम ने नकारा है। अगर यहां से आप याद कर पाए तो अच्छी बात है। इन सब चीजों को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी आगे चल के, है ना। यहां से एक शॉर्ट में आप तैयार कर लेंगे। तो बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों को नकार दिया। बेंथम ने स्वतंत्रता का विरोध किया, क्योंकि बेंथम कहता है स्वतंत्रता महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेंथम ने समझौतावादी जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया गया
उसको नकार दिया। बेंथम ने ईसाई नैतिकता का विरोध किया है, ठीक है, ये सारी चीजें बेंथम ने नकारा है, इन चीजों का खंडन किया है। अब बेंथम ने कुछ ऐसे विचार भी दिए हैं जिनमें राज्य विधि संप्रभुता संबंधी विचारों को शामिल किया गया है। अब बेंथम के राज्य संबंधी विचार क्या है, बेंथम के कानून संबंधी विचार क्या है, बेंथम के न्याय संबंधी विचार क्या है, बेंथम की दंड संबंधी अवधारणा क्या है, और राजनीतिक समाज व प्राकृतिक समाज के संबंध में बेंथम के क्या विचार हैं, ये विचार जो हैं विधेयात्मक विचार कहलाते हैं। यानी इन विचारों को एक एक करके हम एक एक पार्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बेंथम का निषेधात्मक या प्रोहिबिशनिस्ट पॉलिटिकल व्यूज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेंथम के विधेयात्मक विचारों को। यानी हम पहला पार्ट में हम देखेंगे कि बेंथम के वे विचार जिनको बेंथम ने नकार दिया है। ठीक है, कौन कौन से विचार थे? रिफ्यूजन ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, ऑपोजिशन ऑफ फ्रीडम, रिफ्यूटेशन, ठीक है, रिफ्यूटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कर लीजिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑपोजिशन ऑफ द क्रिश्चियन मोरालिटी, और कुछ ऐसे इसके प्रेडिकेटिव पॉलिटिकल व्यूज हैं या पॉलिटिकल आइडियाज हैं, जैसे इसने बेंथम ने खुद दिया है, जैसे इसमें बेंथम का आइडिया है, ठीक है, स्टेट के ऊपर आइडिया क्या है इसके, फिर बेंथम के लॉ के ऊपर आइडिया क्या है, फिर बेंथम के न्याय के ऊपर या जस्टिस के ऊपर क्या आइडियाज हैं, बेंथम ने क्या बोला है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट, बेंथम ने पनिशमेंट का क्या कॉन्सेप्ट दिया है, फिर पॉलिटिकल सोसाइटी के ऊपर या नेचुरल सोसाइटी के ऊपर बेंथम के क्या विचार हैं, एक एक करके इनको समझने का हम प्रयास करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं बेंथम का निषेधात्मक या राजनीतिक विचार, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशनिस्ट पॉलिटिकल व्यूज या कह लें निषेधात्मक राजनीतिक विचार। तो पहला पार्ट हम सबसे पहले देखेंगे, यानी इसमें वे विचार पढ़ेंगे जिस विचारों को बेंथम ने नकार दिया। तो सबसे पहला विचार बेंथम ने नकारा है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का, इसने खंडन कर दिया है, डिनाइल द थ्योरी ऑफ अ नेचुरल राइट्स। अब यहां पर थोड़ा सा आप और समझने का प्रयास करें। प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार, थोड़ा सा इसको आप समझ लें। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक अधिकारों के मान्यताकारों में खास करके जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक, ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों का पिता है कह सकते हैं। और लॉक ने बताया कि प्राकृतिक अधिकार तीन थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तीन राइट ऐसे थे जिनको हम नेचुरल राइट्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। जॉन लॉक ने इन तीनों राइट्स को क्या बोला है? नेचुरल राइट्स। तो अब नेचुरल राइट्स होते क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं लगे हाथ। अब लॉक जैसे विचारकों ने बताया या समझौतावादी विचारकों ने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में क्या बात की, इन्होंने बोला कि राज्य की उत्पत्ति से पहले, राज्य की उत्पत्ति से पहले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त थे। व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में कुछ अधिकार प्राप्त थे। प्राकृतिक अवस्था में कुछ अधिकार प्राप्त थे जिन्हें प्राकृतिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। जिन्हें प्राकृतिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक अधिकार हैं। यानी प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो राज्य और समाज की उत्पत्ति के पहले से हैं। ठीक है, यानी प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में मिले हुए हैं। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात आपको क्या समझनी है कि बेंथम कोई पागल वागल था कि जो प्राकृतिक अधिकारों को नकार दिया? प्राकृतिक अधिकारों को नकार दिया।
नकार दिया, क्यों नकार दिया, है ना। क्वेश्चन ये उठता है कि बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को नकार दिया तो क्यों नकार दिया, क्या क्या ऐसे रीजंस थे। अब ये समझना है कि बेंथम किस कैटेगरी का विचारक है। आपने तो ये देख लिया कि बेंथम भैया व्यक्तिवादी विचारक है ना, लेकिन आपको एक चीज और समझना है कि बेंथम अधिकारों के संबंध में, जैसे कि बेंथम ने अधिकारों के संबंध में वैधानिक अधिकारों का समर्थक है। ये बात ध्यान रखना, वैधानिक अधिकारों का समर्थक है, अधिकारों का समर्थक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंथम ने बोला कि अधिकार जो होते हैं वो विधि के द्वारा मिलते हैं, कानून के द्वारा मिलते हैं, अधिकार विधि के द्वारा प्राप्त होते हैं, न कि राज्य के पहले। बेंथम कह रहा है कि अधिकार जो मिलते हैं वो राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ना कि राज्य के पहले की अवस्था में, है ना। तो बेंथम कह रहा है कि अधिकारों की मान्यता, अधिकारों की वैधता तभी है जब कानून हो कोई, जब राज्य की उत्पत्ति हो जाए, तब हम समझ सकते हैं कि अधिकार। फिर बेंथम इस और आलोचना क्यों करता है, क्योंकि बेंथम ने बोला कि अधिकार जो होते हैं क्या होते हैं, अधिकार जो होते हैं वह मानव निर्मित होते हैं, मानव निर्मित हैं। बेंथम कह रहा है कि अधिकार जो है वो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, ह्यूमन मेड हैं, ये मैन मेड हैं, ठीक है। अधिकार प्राकृतिक अवस्था में प्रकृति ने हमें कोई अधिकार नहीं दिया। प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना क्या है, बकवास है, बकवासों से भी बढ़कर बकवास है, बैसाखियों पर टिकी बातें हैं, ये कुछ भी सत्य नहीं है। क्योंकि बेंथम का मानना है कि अधिकार मानव ने बनाए, अधिकारों का निर्माता कौन है, मानव है, अधिकार राज्य के द्वारा मिलते हैं, अधिकारों का ये वैधानिक अधिकारों का समर्थक है। ये कह रहा है कि अधिकार हमें विधि के द्वारा मिलते हैं, ना कि किसी प्रकृति के द्वारा, ना ही किसी ईश्वर के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। इस संदर्भ में बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को नकार दिया। अब चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं कि बेंथम की और लोग क्या क्या विचार इसमें देता है पीपीटी में, ठीक है। बेंथम की आदर्शवादी और काल्पनिक सिद्धांतों में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि बेंथम कह रहा है कि ये प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। और बेंथम वैसे भी यथार्थवाद में विश्वास करता है, ठीक है। बेंथम कह रहा है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता उसके यथार्थवाद से निर्धारित होगी, वह कितना रियलिटी में परफॉर्म करता है, कितना व्यक्ति के अधिकारों में वृद्धि करता है, कितना व्यक्ति के सुखों को बढ़ाता है, उसकी प्रैक्टिकल करने पर, प्रयोग करने पर पता चलेगा। ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया नैतिक संकल्पनाएं हैं, बिल्कुल बेंथम का आदर्शवाद और काल्पनिक सिद्धांतों में कोई विश्वास ही नहीं है, ये आदर्शवाद को मानता ही नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखिए, बेंथम ने जीवन की व्यवहारिक समस्याओं को अधिक महत्व दिया, क्योंकि बेंथम जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। बेंथम जो है एक रियलिस्टिक थिंकर मान सकते हैं, बेंथम एक यथार्थवादी थिंकर मान सकते हैं। बेंथम के विचारों में आपको यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देगा। बेंथम के विचारों में आपको व्यवहारिक चीजें दिखाई देंगी। बेंथम जो है नैतिकता या धर्म या फिर आदर्शवाद, काल्पनिक सिद्धांत, इन सब पर विश्वास नहीं करता बेंथम, ठीक है। क्योंकि बेंथम कहता है कि संसार में जो कुछ भी है वो क्या है, वो साधन मात्र हैं। साधन किसके लिए हैं, व्यक्ति के लिए हैं, व्यक्ति साध्य है, वो सारी चीजें साधन हैं। और बेंथम कह रहा है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता समाज में तभी है जब वह व्यक्तियों की अधिकतम सुखों में वृद्धि कर सके। फिर बेंथम ने विशेष रूप से जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार को पूर्णतः अमान्य ठहरा दिया है। यह बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को पूर्णतः नकार दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये, ठीक है। खास करके लॉक ने जो प्राकृतिक अधिकार बताए, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के जो नेचुरल राइट्स की बात की जॉन लॉक ने, उस प्राकृतिक अधिकारों को बेंथम ने बकवास बोला। क्योंकि बेंथम एक वैधानिक अधिकारों का समर्थक है, ना कि कोई ईश्वरीय कानून या प्राकृतिक अधिकारों की बात बेंथम कर रहा है। बेंथम ने बोला कानून से ही व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं, राज्य के द्वारा व्यक्ति को अधिकार प्रदान किया जाता है, ना कि ईश्वर के द्वारा। बेंथम कह रहा है कि व्यक्ति को अधिकार कहां से मिलते हैं, अधिकारों को, कानूनों को निर्माता कौन है, कानूनों का निर्माता व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति उन्हीं कानूनों का निर्माण करता है जिससे अधिकतम सुख की प्राप्ति हो सके, ठीक है। तो लेकिन लॉक ने बोला कि कानून तो प्रकृति ने दिया है, कानून तो ईश्वरीय देन है, क्योंकि वो जन्म से ही व्यक्ति को मिल जाता है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। लेकिन बेंथम ने कहा नहीं नहीं, ईश्वर ने कोई कानून नहीं दिया, सारे कानून किसने बनाए हैं,
राज्य ने बनाए हैं, सारे कानून व्यक्तियों ने बनाए हैं, सारे कानूनों का निर्माता कौन है? व्यक्ति स्वयं है, राज्य स्वयं है। ठीक है, तो इस तरीके से बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को नकारने के लिए अपने वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और बेंथम के अनुसार कानून क्या होते हैं? कानून विधि के द्वारा निर्मित होते हैं, कानून व्यक्तियों के द्वारा निर्मित होते हैं, कानून राज्य के द्वारा निर्मित होता है, ना कि कानून प्राकृतिक या प्राकृतिक अधिक दशा में जो कानून मिले थे वो प्राकृतिक अधिकार हैं या प्राकृतिक कानून है। तो बेंथम ने इन सब बातों को नकार दिया। बेंथम हैड नो इंटरेस्ट इन द आइडियलिस्टिक और यूटोपियन थ्योरीज। ठीक है, बेंथम गेव मोर इंपॉर्टेंस टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। बेंथम स्पेशली रिजेक्टेड द नेचुरल राइट्स प्रोपाउंडेड बाय द जॉन लॉक। तो जो जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया, जो प्रोपाउंडेड किया, उसको क्या कर दिया? उसको नकार दिया बेंथम ने। बेंथम ने बोला कि कोई भी नेचुरल राइट्स नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि राइट्स हमें कहां से मिलते हैं? राइट्स तो ये तो लॉ हमें मिलता है, लॉ हमें कहां से मिलती है? हमें राइट्स कहां मिलते हैं? राइट्स जो मिलते हैं वो हमें लॉ के थ्रू मिलते हैं, ठीक, कानून के थ्रू हमें अधिकार मिलते हैं, ना कि कोई नेचुरल राइट्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बेंथम कह रहे हैं। फिर बेंथम प्राकृतिक अधिकारों की धारणा को मूर्खतापूर्ण कहता है, कल्पित कहता है, आधारहीन और अधिकार एवं आध्यात्मिक तथा अराजक विभ्रम या भ्रम कहता है, शब्द आडंबर मात्र कहता है, ये कुबुद्धि कहता है, अर्थहीन विचार और प्रमाद का गड़बड़ घोटाला बताया उसने। यानी इतनी बड़ी बुराई कर दी उसने, कितने शब्द यूज किए इसने। फिर बेंथम के अनुसार प्राकृतिक अधिकार वैसाखियों के सहारे खड़ा बकवास मात्र है। ठीक है, इसने प्राकृतिक अधिकारों को बकवासों से बढ़कर बकवास बोला, अलंकारिक बकवास बोला, जो भी आप बोल लें, यानी नहीं माना इसको, ये बात आप मान के चलो, चाहे बकवास बोलो चाहे जो भी बोल दीजिए। ठीक है, बेंथम हैज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स एज अ फूलिश इमेजिनरी बेसलेस राइट्स एंड द स्पिरिचुअल एंड chaotic illusion, mere rhetoric, meaningless thinking and the mass negligence, ठीक है, negligence, sorry. According to Bentham, natural rights are the mere nonsense standing on the crutches. तो ये बेंथम के कुछ आइडियाज हैं जिसमें बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को पूर्णतः नकार दिया, टोटली नकार दिया, खास करके उन अधिकारों को जिनको जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया था। अब प्राकृतिक अधिकार को और क्या आलोचना कर रहा है कि प्राकृतिक अधिकार अलंकारिक बकवास है, प्राकृतिक अधिकार व प्राकृतिक कानून आतंकवादी भाषा के समान है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ये भी इसकी आलोचना है। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों का खंडन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के आधार पर करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को नकारा, किस आधार पर? क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख निहित नहीं मिलता। प्राकृतिक अधिकारों में सुखों की कोई बात नहीं की गई कि यह सुख जो है व्यक्ति, प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के सुखों को बढ़ाएंगे, जबकि बेंथम जो है वैधानिक अधिकारों का समर्थक है। बेंथम कहता है कि अधिकार व्यक्ति को कानून से मिलते हैं, ठीक है, और वही कानून अच्छा होता है जो व्यक्ति के अधिकतम सुख को बढ़ा सके। तो बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किस आधार पर किया? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के आधार पर करता है। बेंथम कहता है कि प्राकृतिक अधिकार जो है व्यक्तियों के अधिकतम सुखों को बढ़ाने में असक्षम है और यह बकवास थी, कोई प्राकृतिक अधिकार वगैरह ऐसी कोई संकल्पना नहीं होती, क्योंकि जब राज्य नहीं तो समाज नहीं तो अधिकार कहां से आ जाएंगे? तो बेंथम कह रहे तो अधिकार तो भाई कानून की देन होते हैं, कानून से निकलते हैं अधिकार, राज्य के द्वारा अधिकार बनाए जाते हैं, व्यक्तियों के समूह के द्वारा अधिकार बनाया जाता है। तो ये बिना राज्य के, बिना कानून के कैसा अधिकार, कौन सा अधिकार है ना? तो इसको एक भ्रम कहता है, बकवास कहता है, ये सारी चीजें। और ये एक बात को मान भी लेता है कि अगर चलो मान लो कोई प्राकृतिक अधिकार है भी, तो वो प्राकृतिक अधिकार अधिकतम व्यक्तियों के सुखों को कैसे बढ़ाएगा? कैसे हम देखेंगे कि अधिकतम व्यक्तियों के सुखों को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, क्या कर रहा है? प्राकृतिक अधिकार इस आधार पर भी यह आलोचना करता है कि यह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को बढ़ाने में असमर्थ भी है, इस आधार पर भी यह आलोचना की है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेचुरल राइट्स आर द rhetorical nonsense. Natural rights and natural law are like a terrorist language which known no limits. Bentham denies natural rights on the basis of the maximum happiness of the maximum number of the people. तो बेंथम ने इस आधार पर भी डिनाई किया है कि यह नेचुरल राइट्स जो है वो मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम नंबर को ये इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। फिर बेंथम के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों से व्यक्ति के सुख में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इसको नकार दिया है। फिर बेंथम ने वैधानिक अधिकारों का समर्थन किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो वैधानिक अधिकारों को मानेगा वो प्राकृतिक अधिकारों को नहीं मानेगा, क्योंकि वैधानिक अधिकारों के समर्थक यह कहते हैं कि कानून अधिकार जो मिलते हैं वो कानून से मिलते हैं,
अधिकार जो मिलते हैं वो लॉ के द्वारा मिलते हैं, ना कि कोई प्रकृति या ईश्वर ने हमें अधिकार दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं, बेंथम के अनुसार अधिकार मानव के सुखमय जीवन के वे नियम हैं जिन्हें राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो अधिकारों को मान्यता कौन देता है? राज्य के द्वारा मान्यता मिलती है। और अधिकार जो है नियमों के थ्रू मिलते हैं, नियमों के द्वारा बनाया जाता है, कानूनों के द्वारा अधिकार मिलता है और राज्य के द्वारा इसे मान्यता प्रदान की जाती है। राज्य ही अधिकारों का स्रोत होता है, यानी राज्य ही अधिकारों का निर्माता भी होता है और कोई भी अधिकार राज्य के ऊपर नहीं है, ऐसा बेंथम कहता है। तो ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। एक एक लाइन मैं कह रहा हूं ना, एक एक लाइन यही क्वेश्चन बनाऊंगा, तब आपको लगेगा यार सर क्वेश्चन इतना टफ कैसे बना दिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस इसको बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे भी जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम, नेचुरल राइट्स डोंट इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सन। बेंथम हैज सपोर्टेड द लीगल राइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, बेंथम ने लीगल राइट्स को सपोर्ट किया है। अकॉर्डिंग टू बेंथम, राइट्स आर दोज रूल्स, ठीक है, राइट्स आर दोज रूल्स those rules of a happy life of a human being which are recognized by the state। ठीक है, तो बेंथम कहता है कि राइट्स वे नियम होते हैं, वे रूल होते हैं जिनको स्टेट रिकॉग्नाइज करता है। द स्टेट इज द सोर्स ऑफ राइट्स। बेंथम कह रहा है कि राइट्स का सोर्स कौन होता है? स्टेट होता है। और नो राइट इज अबव द स्टेट, कोई भी अधिकार राज्य से बड़ा नहीं है, राज्य से ऊपर नहीं है। बेंथम पूर्णतः समान अधिकार का भी खंडन करता है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बेंथम हैज आल्सो रिफ्यूज्ड कंप्लीटली इक्वलिटी। अकॉर्डिंग टू बेंथम, कंप्लीटली इक्वलिटी इज नॉट पॉसिबल एंड कंप्लीट इक्वलिटी इज अगेंस्ट द ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो बेंथम ने यहां पर पूर्ण समानता का क्या किया है? खंडन किया है, या कह लें कि बेंथम ने निरपेक्ष समानता को नकार दिया है, निरपेक्ष समानता के विचार को नकार दिया है। इसी को बोलते हैं कंप्लीट इक्वलिटी या एब्सोल्यूट इक्वलिटी। एब्सोल्यूट इक्वलिटी, एब्सोल्यूट इक्वलिटी का मतलब है कि जैसे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद आएगा तो उसमें एब्सोल्यूट इक्वलिटी हो जाएगी, सभी व्यक्ति क्या होंगे? एक समान हो जाएंगे, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट इक्वलिटी। लेकिन बेंथम ने एब्सोल्यूट इक्वलिटी को नकार दिया। बेंथम के अनुसार पूर्ण समानता संभव है ही नहीं, और पूर्ण समानता सब प्रकार के शासन तंत्र का क्या है? विरोधी है। अब बताओ, पूर्ण समानता आ जाएगी तो क्या राजा क्या प्रजा? तो राजा का अस्तित्व बचेगा, राजा तो प्रजा से ऊपर होता है। तो ऐसे में अगर पूर्ण समानता आ गई तो राजा का भी प्रजा के स्तर के बराबर हो जाएगा, यानी राजा की जितनी शक्तियां उतनी शक्तियां प्रजा की। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? तो बेंथम कहता है ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो बेंथम कह रहा है कि अगर एब्सोल्यूट इक्वलिटी ला देंगे, पूर्ण समानता ला देंगे, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो हम कभी भी कंप्लीट या एब्सोल्यूट इक्वलिटी नहीं ला सकते। फिर स्वतंत्रता का विरोध करता है बेंथम। एक एक करके यहां पर हम और समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ी सी टाइमिंग को चेक कर लेते हैं एक बार। टाइमिंग इज इक्वल टू 58। ठीक है, बेंथम फ्रेंच क्रांतिकारियों के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भ्रातृत्व की आलोचना करता है तथा कहता है कि सुख ही अंतिम उद्देश्य है, स्वतंत्रता की उपयोगिता सुख की कसौटी है। ठीक है, बेंथम ने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो नारा दिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, इसकी बेंथम आलोचना करता है, क्योंकि बेंथम कहता है कि सुख ही क्या है? व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य है, स्वतंत्रता नहीं। फिर आगे बेंथम कहता है कि अगर स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता अगर व्यक्ति के सुखों को बढ़ा सकती है तब तो वह स्वतंत्रता अच्छी है। अगर स्वतंत्रता व्यक्ति के सुखों को नहीं बढ़ा सकती तो उस स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, वह स्वतंत्रता बेकार है। फिर आगे चल के बेंथम एक स्टेटमेंट देता है कि व्यक्ति जो है सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। ये बात भी ध्यान रखना, ये आरपीएससी के पेपर में आई थिंक आया हुआ है, या फिर किसी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में ऐसे करके किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कभी इसको प्रैक्टिस किया था क्वेश्चन पेपर में, तो मुझे ये वहां पे दिखा था। ठीक है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया था। तो बेंथम ने बोला कि लोग सुरक्षा चाहते हैं, ना कि स्वतंत्रता। फिर बेंथम ने बोला कि चलो मान लो एक बात को, स्वतंत्रता अगर मिल भी गई हमें, ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता उपयोगी तभी होगी जब वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण कर सके, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण कर सके या अधिकतम सुखों को बढ़ा सके, तभी स्वतंत्रता उपयोगी है, अन्यथा स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है।
Bentham criticizes the slogan of French Revolution, liberty, equality, French revolutionaries, liberty, equality and fraternity, and says that happiness is the unlimited goal and the utility of freedom is the criterion of happiness, increase in the happiness। ठीक है, तो इस तरीके से बेंथम कह रहा है कि हैप्पीनेस का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि हैप्पीनेस आपको मिल गई, ठीक है, नहीं सॉरी, लिबर्टी आपको मिल गई, ठीक है, लेकिन लिबर्टी का अल्टीमेट गोल क्या है? लिबर्टी का अल्टीमेट गोल है कि हैप्पीनेस को इंक्रीज करे, है ना, हैप्पीनेस को इंक्रीज करे। अगर लिबर्टी आपने डिमांड कर दी लिबर्टी की, ठीक है, लेकिन आपकी लिबर्टी की जो डिमांड है उससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नहीं बढ़ रहा, हैप्पीनेस उससे इंक्रीज नहीं हो रही, तो लिबर्टी बेकार है। बेंथम कहता है पीपल वांट सिक्योरिटी नॉट अ फ्रीडम। बेंथम कहता है कि लोग सुरक्षा चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, फ्रीडम नहीं चाहते। अब स्वतंत्रता के संबंध में बेंथम का कहना है कि मनुष्य बिना एक भी अपवाद के दासता की स्थिति में जन्म लेता है। ठीक है, तो व्यक्ति के बारे में बेंथम का ये कुछ मानना है, कुछ उसका अपवाद के रूप में भी कुछ स्टेटमेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बेंथम कह रहा है कि मनुष्य बिना एक भी अपवाद के दासता की स्थिति में जन्म लेता है, यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो दासता की स्थिति में होता है जिसका कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है, तो आप अगर किसी भी स्टेटमेंट को याद करना चाहें तो पहले उसके लॉजिक को समझे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। बेंथम ने प्राकृतिक कानूनों की भी आलोचना की। प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ इसने प्राकृतिक कानून या नेचुरल लॉ की भी इसने आलोचना की। रिगार्डिंग फ्रीडम, बेंथम सेज दैट men are born in the state of slavery without a single exceptions. Not Bentham has also criticized the natural laws. बेंथम ने नेचुरल लॉ की भी क्रिटिसाइज की है या उसकी आलोचना की है। अब अगला देखते हैं, समझौतावादी धारणा का बेंथम खंडन करता है। बेंथम ने अनुबंध सिद्धांत, या अनुबंध का मतलब समझौता, सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है, बेंथम ने सामाजिक समझौते सिद्धांत को शुद्ध कल्पना एवं झूठ बताया है। बेंथम ने कहा कि समाज में ऐसी कोई समझौता हुआ ही नहीं है। बेंथम ने लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था इतनी अवास्तविक है कि उसे माना नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि बेंथम कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था की कोई कल्पना ही नहीं है, ये बहुत झूठी अवस्था है, यह अवास्तविक अवस्था है और इसे हम नहीं मान सकते हैं। बेंथम के अनुसार राज्य जो है राजनीतिक समाज, बेंथम के अनुसार राज्य, राजनीतिक समाज, अधिकार, कर्तव्य आदि किसी समझौते के परिणाम नहीं होते हैं। ठीक है, तो बेंथम ने बोला कि जो राज्य होता है या जो राजनीतिक समाज होता है या अधिकार होता है, ये समझौते से नहीं आता, ये कर्तव्य के परिणाम नहीं होते। ठीक है, तो सॉरी, ये समझौते का परिणाम नहीं होता, बल्कि ये सब क्या होते हैं, इनका धीरे धीरे विकास होता है, इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, बेंथम कह रहा है कि कोई भी कानून बनता है, राज्य का निर्माण होता है, तो वो काल्पनिक तरीके से नहीं होता। ठीक है, वो समझौते के द्वारा राज्य नहीं आता। समझौता क्या है, बिल्कुल काल्पनिक चीजें हैं। तो बेंथम ने इस तरीके से चीजों की आलोचना की है। Bentham has described the contract theory as a pure imagination and falsehood. Bentham has written that the natural state is so unreal that it cannot be accepted. According to Bentham, the state, political society, rights, duties, etc. are not the result of any agreement. तो बेंथम ने कहा कि ये सारी चीजें कोई राज्य की उत्पत्ति, सामाजिक समझौता, है ना, सोसाइटी, राइट्स, ड्यूटीज, ये सब किसी सामाजिक समझौते के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। ये सब सामाजिक समझौते की संकल्पना क्या है, काल्पनिक है। फिर बेंथम आगे कहता है कि राज्य की उत्पत्ति क्यों होती है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति इसलिए होती है क्योंकि राज्य का कार्य क्या है, विधि का निर्माण करना है, शासन व्यवस्था को चलाए रखना है। और राज्य क्या करता है, राज्य जो है कानूनों को मान्यता देता है, इसलिए राज्य की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं कि लोगों ने समझौता कर लिया, प्राकृतिक अवस्था में राज्य आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। बेंथम कह रहा है सब क्या है, बकवास चीजें थी। ठीक है, और बेंथम का दूसरा मान्यता क्या है कि राज्य क्यों आता है, राजनीतिक समाज क्यों बनता है, ये सब इन सब के बनने के पीछे क्या है, इन सब के बनने के पीछे उपयोगिता है। बेंथम आगे कहता भी है कि राज्य इसलिए बना है क्योंकि यह उपयोगी है, राजनीतिक समाज इसलिए बना है क्योंकि यह उपयोगी है। ठीक है, अधिकार इसलिए बने हैं क्योंकि यह उपयोगी है, क्योंकि ये सब मिलकर के व्यक्ति के अधिकतम सुखों को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए उपयोगी हैं। इसलिए नहीं बने हैं कि ये क्या है, सामाजिक समझौते के द्वारा उत्पन्न हुए। ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट को आप अपने डायरी में, अपने नोट्स में चीजों को ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर आगे बेंथम कहता है कि व्यक्ति राजा की आज्ञा का पालन इसलिए नहीं करता है कि उसके पूर्वजों ने कोई समझौता किया था, बल्कि राजा की आज्ञा का पालन व्यक्ति इसलिए करता है
कि ऐसा करना उसके लिए उपयोगी है। ठीक है, आप राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करते हो? क्योंकि बेंथम कह रहा है कि राज्य की आज्ञा का पालन हम इसलिए करते हैं कि राज्य हमारे लिए उपयोगी है, राज्य हमारे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों को बढ़ा रहा है, इसलिए हम राज्य की बात को मान रहे हैं। जिस दिन राज्य उपयोगी नहीं होगा, जिस दिन राज्य व्यक्ति के अधिकतम हितों को नहीं बढ़ा पाएगा, उस दिन हम राज्य की बात को नहीं मानेंगे, राज्य की आज्ञा को नहीं मानेंगे। और बेंथम आगे कहता भी है कि राज्य की आज्ञा का पालन हम इसलिए नहीं करते हैं कि इस राज्य को हमारे पूर्वजों ने बना दिया, इस राज्य को सामाजिक समझौते के द्वारा बनाया गया। नहीं नहीं, हम इस आधार पर राज्य की बात को नहीं मानते, बल्कि हम राज्य की बात को इस आधार पर मानते हैं क्योंकि राज्य हमारे लिए उपयोगी संस्था है। राज्य व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण को आगे बढ़ाता है, इसीलिए व्यक्ति जो है राजा की आज्ञा मानता है या राज्य की आज्ञा मानता है। और बेंथम कहता भी है कि जिस दिन ये राजा या ये राज्य जो है व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं रह जाएगा, व्यक्ति के अधिकतम सुखों में वृद्धि नहीं कर पाएगा, उस दिन इस राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा, यह राज्य बेकार हो जाएगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा का पालन व्यक्ति की आदत बन जाती है। आदत इसलिए बन जाती है क्योंकि व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है, व्यक्ति की आदत बन चुकी है कि वह सुख को प्राप्त करे और दुखों से बचे। दुख से बचने के लिए वो राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है और सुखों को बढ़ाने के लिए राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है। तो दोनों चीजों को आपको समराइज वे में समझते हुए चलना है। अ पर्सन डज नॉट, एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, चलिए आगे देखते हैं। अ पर्सन डज नॉट ओबे द किंग्स ऑर्डर बिकॉज हिज ancestors had made an agreement but because it is useful for him to do so। ठीक है, बेंथम कह रहा है कि लोग जो हैं किंग्स की या राजा के ऑर्डर को इसलिए फॉलो नहीं करते कि उनके एंसेंटर ने इसे बना के रखा हुआ है, बल्कि लोग इसलिए राज्य की या स्टेट की ऑर्डर को फॉलो करते हैं क्योंकि ये क्या है, ये हमारे लिए मोस्ट यूजफुल है। इन दिस वे ओबेइंग द किंग्स ऑर्डर बिकम्स अ हैबिटेंट ऑफ अ पर्सन, हैबिट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये कर लें क्लियर इसको। फिर अतः राज्य की आज्ञा की, अतः राज्य सॉरी यहाँ पे अतः आज्ञा पालन की आदत ही समाज और राज्य का आधार है, समझौता नहीं। बेंथम आगे कहता है कि राज्य का आधार क्या है? राज्य का आधार है आज्ञा का पालन। और आज्ञा का पालन राज्य की हम क्यों करते हैं? क्योंकि राज्य हमारे सुखों में वृद्धि करता है, इसीलिए हम राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं। और बेंथम कहता है कि राज्य की आज्ञा का पालन का आधार क्या है? सुखों में वृद्धि है। और राज्य की आज्ञा का पालन हम आदतवश करते हैं, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की आदत बन चुकी है सुखों को प्राप्त करना। बेंथम कहता है कि मैंने प्राथमिक संविदा छोड़ दी है और इस मिथ्या प्रलाप को आवश्यकता वाले इन व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेट के पेपर में आ सकता है, क्योंकि ऊपर वाले स्टेटमेंट जो थे बकवास हैं, कोरी बकवास है, वो सब चीजें क्या थी, वो इजी था, वो अब एग्जाम में कम पूछता है। अब ये वाले टाइप्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं कि थोड़े से जो आपने स्टेटमेंट कभी नहीं पढ़े होंगे वो टाइप्स के स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। देयरफॉर द हैबिट ऑफ द ओबीडियंस इज द बेसिस ऑफ द सोसाइटी एंड स्टेट इज नॉट एग्रीमेंट। ठीक है, तो बेंथम कह रहा है कि हम आदतवश राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं, ना कि किसी एग्रीमेंट के थ्रू। बेंथम कहता है कि आई हैव अबंडन्ड द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड लेफ्ट द फॉल्स नॉनसेंस ऑफ द अम्यूजमेंट ऑफ दोज हु नीड इट। तो बेंथम ने कहा हम उनके लिए छोड़ देते हैं जिनको यह मनोरंजन लगता है, या उन व्यक्तियों को मनोरंजन के लिए हम इस प्राकृतिक अवस्था की बात को छोड़ देते हैं। अब बेंथम अगली आलोचना करता है, ईसाई नैतिकता का विरोध करता है, ये अपोजिशन टू द क्रिश्चियन मोरालिटी का। बेंथम नैतिकता तथा धर्म का विरोधी है, बेंथम नैतिकता और धर्म का समर्थक नहीं करता, लेकिन बेंथम कहता है हम धर्म और नैतिकता का समर्थन कर सकते हैं एक शर्त पर। शर्त क्या होनी चाहिए? कि वह धर्म, वह नैतिकता व्यक्ति के अधिकतम सुखों को बढ़ाए, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों को बढ़ाए, तब हम जो है धर्म और नैतिकता का पालन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्योंकि बेंथम के मत में, आगे देखिए, चूंकि बेंथम के मत में नैतिकता व धर्म तभी स्वीकारणीय है जब व्यक्ति का सुख बढ़ाए तथा दुख को कम करे, ठीक है। इसीलिए बेंथम ने कहा कि हम नैतिकता और धर्म को हम नहीं मानेंगे, मानेंगे तभी जब नैतिकता और धर्म क्या करे, व्यक्ति के जीवन में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को बढ़ाए। बेंथम का उपयोगितावाद क्या है? धर्म निरपेक्ष राज्य का समर्थक है। बेंथम ने कहा कि राज्य में धर्म, इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं होगा और राज्य जो होगा वो धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। इस तरीके से बेंथम के पहले पार्ट को हमने देख लिया। बेंथम इज अगेंस्ट मोरालिटी एंड रिलीजन। अकॉर्डिंग टू बेंथम, मोरालिटी एंड रिलीजन आर द एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन दे इंक्रीज द पीपल्स हैप्पीनेस एंड रिड्यूस हिज सफरिंग। बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म इज अ सपोर्टर ऑफ अ
सेकुलर स्टेट। बेंथम का जो उपयोगितावाद है, जो यूटिलिटेरियनिज्म है, वो किसका सपोर्टर है? वो सेकुलरिज्म का सपोर्टर है। ठीक है, मैं इतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आप 2x पे करके पढ़ेंगे तो पक्का आपको चीजें कम समझ में आएंगी। आपको 1.5 पे ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। जो बिगनर है वो डबल स्पीड में बिल्कुल भी ना पढ़े, क्योंकि चीजें उनसे फिर बाहर निकल जाएंगी तो आपको कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने से। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट पढ़ लिया जो निषेधात्मक अधिकार था, जो निषेधात्मक राजनीतिक विचार थे बेंथम के, जिसमें बेंथम के पहले के विचार थे उन बेंथम ने उनको नकार दिया। ये जैसे प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, ईसाई नैतिकता, है ना, स्वतंत्रता संबंधी विचार, इन सबको क्या किया है बेंथम ने? नकार दिया है। अब दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? बेंथम के विधेयात्मक विचार, यानी बेंथम ने जो विचार दिया है राज्य के संबंध में विचार हैं। अब ये इसकी पीपीटी आगे नहीं बनी है, आगे इसकी पीपीटी बनाई जाएगी, तब आगे हम चीजों को क्लियर करेंगे अगली क्लास में। आपको ये वीडियो कल प्रोवाइड करा दी जाएगी, आज तो एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो इसके लिए आप लोगों ने इतना टाइम दिया तो आपको थैंक यू कहता हूं। ठीक है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप लोगों का सहयोग रहता है तभी चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ में हेल्प मिलती है, और मुझे भी थोड़ी सी खुशी इस बात की होती है कि आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं चैनल को देखने में, है ना। इंपॉर्टेंट शेयर करना या लाइक सब्सक्राइब करना नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेज बूस्ट होना। आपको अगर कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे चैनल से, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। आपको अगर मेरे चैनल के थ्रू आपका नेट जेआरएफ या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अगर थोड़ा भी बेनिफिट मिल रहा है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा, जैसे मैं आपके लिए थोड़ा सा चीजों को बहुत मोटिवेट करके अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं चीजों को, तो आप भी थोड़ा सा एक लाइक तो बनता है ना, कहते नहीं, एक लाइक तो बनता है इतने में, तो लाइक जरूर करें। और अगर मौका मिले तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। अन्यथा अगर नहीं कर सकते, आपको बोरिंग लगता है, तो कोई बात नहीं, आप मत कीजिए कमेंट, मत कीजिए शेयर, बस आप चीजों को पूरा देखिए, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।